प्रिय विद्यार्थियों, अपन कक्षा 12 RBSc सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक जो श्वसन के अंतर्गत है, अप्रकाशीय श्वसन, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें जो शिथिल पादपों में होने वाली जो श्वसनीय प्रक्रिया है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, अप्रकाशीय जो अभिक्रियाएं होती है, इनमें जो शिथिल पादप है उनमें होने वाली जो श्वसन की क्रिया है उसमें जो आने वाला उत्पाद है प्रकाशीय अभिक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। जो उत्पाद वो ATP के रूप में और NADP H2 के रूप में प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग किया जाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत CO2 का अपचयन करने के लिए। ATP और NADPH2 का उपयोग किया जाता है CO2 का अपचयन करने के लिए, और इसका अपचयन करके 6 कार्बन शर्करा का निर्माण किया जाता है C3 पादपों में। 6 कार्बन श्रृंखला वाले जो शर्करा है उसका निर्माण किया जाता है। इस कारण इसको 6 कार्बन शर्करा संश्लेषण या जैव संश्लेषण प्रक्रिया भी कहते हैं। कार्बन का स्त्रीकरण हो रहा है यहाँ, तो इस कारण इसको कार्बन का स्त्रीकरण भी कहते हैं, कार्बन का स्वांगीकरण चक्र भी कहते हैं, जैव संश्लेषी चक्र भी कहते हैं, या C3 कार्बन चक्र भी कहते हैं इसको। इसकी खोज सर्वप्रथम केल्विन ने की थी, सर्वप्रथम केल्विन ने की थी, और C3 पादपों में इसको बताया था केल्विन ने। और सर्वप्रथम इसकी खोज हरित शैवालों में हुई। हरित शैवालों में जो क्लोरेला है और स्कैंडिमस है, इसमें इसकी खोज की गई। कार्बन 14 विकिरणीय तकनीक से इसका पता लगाया इन्होंने कि जो केल्विन बेंसन चक्र है कि ये C3 पादपों में होता है। नहीं, C3, C4 और CM पादपों में भी ये जो चक्र होता है वो पाया जाता है। जो C3 चक्र है ये 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा अपचयन रिडक्शन, तीसरा है पुनरुद्भवन रीजनरेशन, तीन चरणों में ये पूर्ण होती है प्रक्रिया। इसमें जो वातावरण की CO2 है और H2 के साथ मिलकर के जो राइबोलोज है, राइबोलोज 5 कार्बन वाला जो यौगिक है राइबोलोज, ये राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में या CO2 के साथ मिलकर के किसका निर्माण करता है? 3 PGA 3-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण करता है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण करता है, और उत्प्रेरक कौन सा है? रूबिस्को उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ कार्बोक्सिलेज उत्प्रेरक कार्य करता है। कार्बोक्सिलेजेज के रूप में रूबिस्को कार्य करता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ सुग्राही होता है कार्बोक्सिलेज, इसलिए इसे क्रिया करके और 3-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण करता है। अब जो ये इस चक्र का जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो एक पहला स्थायी यौगिक है और ये 3 कार्बन परमाणु वाला है, तो इसे C3 चक्र कहते हैं। पहला स्थायी यौगिक है। आगे इसका जो अपचयन होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट अम्ल में अपचयन होता है, और यहाँ पर जो ATP जो प्रकाशीय अभिक्रिया से आते थे ATP
इनका यहाँ उपयोग किया जाता है। दो अणु एटीपी के चेंज हो जाते हैं दो एडीपी में। तो यहाँ प्रत्येक के दो अणु लेते हैं अपन, यहाँ दो अणु 3-फॉस्फोगिल्सरेट के, और अब चेन होता है यहाँ, तो यहाँ 1,3-bis-फॉस्फोगिल्सरेट का निर्माण हो जाता है। आगे जो NADPH है वो इसके साथ जुड़ करके, अब चेन होता है मतलब H जुड़ रहा है यहाँ पर, तो H जुड़ करके 1,3-bis-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड का निर्माण करता है। 1,3-bis-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड के दो अणु यहाँ बनते हैं और दो NADPH2 में परिवर्तित हो जाते हैं यहाँ पर। आगे यहाँ 6 कार्बन वाली जो ट्रायोज फास्फेट है इसका यहाँ निर्माण होता है। 6 कार्बन व युक्त शर्करा का निर्माण होता है, स्टार्च का निर्माण होता है यहाँ पर, और इसका फिर पुनरुद्भवन हो जाता है, रीजनरेशन वापिस इसमें राइबुलोज शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो राइबुलोज है। और यहाँ पुनरुद्भवन होता है 6 कार्बन युक्त शर्करा का पुनरुद्भवन, क्योंकि ये चक्र चलता रहता है, एक चक्कर में एक कार्बन का ही उपयोग किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ 6 कार्बन श्रृंखला निर्माण के लिए 6 बार ये चक्र होता है और 6 इस कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु है उसका उपयोग किया जाता है इस रूबिस्को जो एंजाइम है इसकी मदद से यह विक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ एक एटीपी का उपयोग हो जाता है, एक एटीपी यहाँ खर्च कर दिया जाता है, एक एटीपी एक एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ जो उत्प्रेरक उपयोग में लिए जाते हैं ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेजेज, यहाँ उत्प्रेरक उपयोग में लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में और कई फास्फेट भी बनते हैं, इरिथ्रोफास्फेट है, एल्डोलेजेज फास्फेट है, जाइलोज फास्फेट भी बनते हैं और शर्कराएं भी यहाँ बनती है, शर्कराएं भी यहाँ निर्माण होता है। जो ये प्रक्रिया होती है कार्बोक्सिलीकरण, तो यहाँ कार्बोक्सिलेजेज एंजाइम ही काम में आता है। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ कितने कार्बनों का उपयोग हुआ है इसमें और कितने NADPH2 का उपयोग हुआ है। तो यहाँ एक चक्कर में, एक केल्विन चक्र में देखो या 2 ATP और एक 3 ATP, एक कार्बन CO2 एक, 3 ATP और 2 NADPH2। NADPH, 6 चक्कर होंगे इसमें, इसके भी 6 चक्कर होंगे और इसके भी 6, तो हो गए 6 तो CO2 के और 18 ATP के और 12 NADPH। तो ये खर्च होते हैं, ये सभी अणु यहाँ खर्च होते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP और 12 NADPH। C3 पादपों में जो प्रकाश शोषण होता है, प्रकाश शोषण कब होता है? जब तापमान उच्च हो जाता है, मतलब जब ठंडी जो ऋतु है वो समाप्त हो जाती है, सर्दी की ऋतु जब समाप्त हो जाती है तो जब तापमान उच्च हो जाता है, क्योंकि जो ये पादप पाए जाते हैं शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो तापमान कम हो जाता है। 7-8 महीने तक शीत ऋतु होती है, उसके बाद में तापमान उच्च हो जाता है, तो फिर तापमान अधिक और प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तापमान बढ़ने के साथ ही, और CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज जो उत्प्रेरक होता है
उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती थी, क्योंकि इसकी कमी हो गई, तो ब्लैकमैन के जो सीमाकारी सिद्धांत के अनुसार जो जिसकी सांद्रता कम होती है वही क्रिया को प्रभावित करता है। तो ये इस अभिक्रिया को प्रभावित कर देता है और ये इसके साथ नहीं जुड़ पाता है। तो यह किसका उपयोग होता है? ऑक्सीजन का। RuBP के साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है और रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजिनेज एंजाइम के साथ जुड़ता है और 3 कार्बन वाला PGA बनाता है, पहला यौगिक, और दूसरा फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन वाला। तो इसे ग्लाइकोलेट चक्कर भी इस कारण इसको कहते हैं। तो यहाँ मुख्यतः जो कोशिकांग भाग लेते हैं प्रकाशीय श्वसन के अंतर्गत, उसमें क्लोरोप्लास्ट है पहला, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्राक्सीजोम। ये यहाँ भाग लेते हैं प्रकाशीय श्वसन में। जो प्रकाशीय श्वसन होता है तो इससे पौधे के क्या लक्षण है? यहाँ कोई ATP का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का यहाँ उपयोग हो रहा है, 6 कार्बन जो शर्करा है उसका निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड से होता था, तो इसकी जो सांद्रता कम हो गई तो इस कारण इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो पौधों के लिए हानिकारक प्रक्रिया होती है। यहाँ कोई ATP का निर्माण होता है और लगभग 25% CO2 की यहाँ हानि हो जाती है। तो यह 6 शर्करा का निर्माण होता है, नहीं हो पाता है। इससे C3 पादपों की उत्पादकता भी कम हो जाती है। तो इन पादपों के लिए जो ये प्रकाश श्वसन की जो प्रक्रिया है ये एक हानिकारक प्रक्रिया है। इस कारण इन पौधों को जो उत्पादक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। आज की इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन दूसरे चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।